हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो कल मैंने अपना टॉपिक बताया था आपको, आधुनिक काल, है ना। तो आधुनिक काल का चैप्टर था जो कल से मैंने स्टार्ट कर लिया था अपना। तो आधुनिक काल आने का श्रेय अंग्रेज़ों को, उपनिवेशवाद को है, ठीक है। और ये किसने कहा था? बच्चन साहब ने कहा था। तो ये थोड़ी बहुत मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख रखी है। और ये आधुनिक काल है जो आज का समय है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैंने हाईलाइट भी कर रखा है ताकि समझ में आ जाए। तो ये इसकी नोट्स है तो मैंने आपको टेलीग्राम के अंदर सेंड कर रखे होंगे। तो जस्ट आज फिर से मैं वापस यही स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि कल मैं बहुत गई थी, इस वजह से कि जस्ट अभी फ्री हुई हूँ क्योंकि खाना और सबको खिला के तब फ्री होने पड़ता है थोड़ा बहुत। अब ये सिलेबस है, सिलेबस आप साथ में रखिए। और ये ग्रामर है पूरी, ये मैंने आपको सेंड कर चुकी हूँ। और ये भी हिंदी साहित्य है, अलंकार मैंने कर लिए, छंद कर लिए, रस बाकी रहा है मेरे। और थोड़ा बहुत आधुनिक काल है, ये भी रहा है, अभी ये भी कवर कर लूँगी। ये भी कल मैंने कहानियाँ कर दी, पूछ की रात, ये भी। और शिक्षण भी दिया है, ये भी किस मतलब आपकी तो कवर होगी क्योंकि आपने रीड में कर रखी है। और ये रहा है थोड़ा बहुत। और जीके हैं जो मैंने सुभाष चंद्र की किताब है जो आपको पहले बता चुकी हूँ, वो और आदि में कर चुकी हूँ क्योंकि मैंने नोट्स अपने बनाए। तो आधुनिक काल पढ़ते हैं जो आज का समय है। तो जो ये आधुनिक काल होता है जिसका मतलब ये होता है कि अपन नए विचार लाना अपनी ज़िंदगी के अंदर, जैसे मध्यकाल में भिन्नता और नवीन इकलौकिक दृष्टिकोण, मतलब नए विचार लाना अपनी, यही होता है। और ये थोड़ा मैंने लिख रखा है, ये मतलब विचारों से मुक्ति पाना, मध्यकालीन विचारों से मुक्ति लाना, ये कहा है नगेंद्र जी ने, डॉक्टर। और थोड़ी बहुत मैंने यहाँ पे डेफिनेशन साइड में लिख रखी है, ये देखो। बाहर गए हुए हैं तो आज संडे है तो मैंने कहा थोड़ा टाइम मिल जाएगा पढ़ाई करने के लिए, वरना संडे को मुझे कभी भी टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो कल तो मेरा टाइम पूरा से पढ़ाई में चला गया था। तो अगर कोई चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती तो मैं यूट्यूब के अंदर सर्च कर लेती हूँ, कोई किसी मैडम की क्लास देख लेती हूँ, कोई अच्छा पढ़ाता है उसका देख लेती हूँ। और आप भी ट्राई कर लीजिए, अगर आपको कोई टीचर का अच्छा लगे तो आप वो भी देख लीजिए। आधुनिक काल का सबसे पहला विभाजन तो वहाँ हुआ बंगाल की साइड हुआ था, क्योंकि स्कूल आने का श्रेय अंग्रेज़ों का था। तो सबसे पहले हमारे समाज के अंदर क्या हुआ था, जो क्रांति आई थी और 1857 की क्रांति, और अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था, इस वजह से उसके बाद में ये आधुनिक काल आया था ना। तो थोड़े बहुत यहाँ पे लेखक भी थे क्योंकि पहले जो मुस्लिम आए थे तो उन्होंने उनमें कवि थे, तो जो भी वहाँ कुछ वो अपने कवियों को मोहरे देखकर जैसे मतलब इतना कर देते थे। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं बताती हूँ आपको। ये खड़ी बोली है, गद्य की प्रारंभिक रचना, तो ये मुगल काल से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। चंद छदन बरखन की महिमा, दर्ग कवि, ये सम्राट अकबर के समय थे। ऐसा माना जाता है कि ये जागीर की पत्नी नूरजहां ने इन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। इनके समय में आए हुए थे, तो धीरे धीरे जो अंग्रेज़ों का शासक हुआ था उसके बाद ही आधुनिक काल स्टार्ट हो गया था। तो इतना तो ये मान चुके हैं इसके अंदर। और थोड़ा बहुत आपको डेफिनेशन भी याद रखनी होगी। और ये क्या, भाषा योग वैशिष्ट रामचंद्र निरंजनी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें प्रथम प्रौढ़ ग्रंथ लेखक कहा है, ठीक है। पद्म पुराण भाषा अनुवाद में पंडित दौलत राम, प्रेम सागर लल्लूराम, ये आगरा के गुजराती ब्राह्मण थे। इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे। प्रेम सागर के भगवत पुराण के दशम शब्द की कथा को वर्णित किया था। ये सारे लिखे हुए हैं। और ये कोलकाता के एक और थे, ये देखो, ये सदन मिश्र जो खड़ी बोली या फोर्ट विलियम कॉलेज, ये भी फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के में काम करते थे। ये देखो, ये दोनों जने हैं, कोलकाता विलियम काम करते थे। तो ये थोड़ी बहुत जो कवि उनके परिचय दे रखा है यहाँ पे अंदर। और जब हिंदी अनुवाद में आया, ये देखो, फोर्ट विलियम कॉलेज में कलकत्ता की स्थापना 1801 ई में हुई थी। यहाँ ईसाई धर्म के प्रचारकों में से एक विलियम कैरे ने बाइबल का अनुवाद हिंदी और बंगला भाषा में अनुवाद कराया था। और इसी समय 1800 में आसपास जबकि हिंदी गद्य का विकास हो रहा था, इसमें प्रभावशाली नेता मुस्लिम नेता ने सर सैयद अहमद खान ने स्कूलों में हिंदी पढ़ाने का विरोध किया था। तो ये पूरा डेफिनेशन दे रखी है। इसे हर चीज़ को आपको डीपली से पढ़ना होता है, इसको समझना भी होता है, तब जाके ये समझ में आता है। तो स्टार्टिंग से हिंदी साहित्य है ना, तो पूरा स्टार्टिंग से पढ़ो, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। राजा शिव प्रसाद सितारे इस समय हिंदी के पक्ष लेने वाले और अंग्रेज़ों के कृपा पात्र थे। ये सर सैयद अहमद खां का विरोध करते थे, ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा। और
राजा शिव प्रसाद हिंदी की शिक्षा के विभाग के इंस्पेक्टर के पद में थे। इस पद पर आने से पहले उन्होंने सभी काशी से बनारस के अखबार निकाला था, उसका प्रारंभ कर दिया था। और उनकी हिंदी की भाभा के आम बोलचाल में उर्दू शब्द का भी प्रयोग किया गया है। राजा शिव प्रताप सितारे हिंदी निम्नलिखित पुस्तकें लिखी है, और ये पुस्तकें के नाम भी हैं। और राजा लक्ष्मण सिंह ये आगरा के निवासी थे, और वे प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र निकाला था। और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू ही बोली न्यारी है। ये उनकी है जो मैंने हेडलाइन की, जो मेन है। और उन्होंने राजा लक्ष्मण सरस और विशुद्ध हिंदी को प्रकाशित किया, जिसे शकुंतला नाम दिया गया है। इस नाटक को पढ़कर हिंदी के सच्चे अंग्रेज फ्रेडरिक भी बहुत प्रसन्न हुए थे। फ्रेडरिक ने हिंदी और उर्दू में अच्छा याता थे और भारत के हृदय के हित में चाहते थे। तो ये थोड़ा जैसे ये उनके नाम भी है, जो ये कवि हैं, दिल्ली बुक के नाम लिख रखे हैं, समाचार पत्र के भी नाम लिख रखे हैं। और ये बारदेनु, ये तो सभी जानते हैं, तो ये इनके और लिखे हुए हैं। और ये आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद, जो भी नाम लिख रखे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पंजाब के नवीन चंद्र व श्रद्धाराम लोरी में हिंदी का प्रचार किया गया था। ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि संस्थाओं की खड़ी बोली हिंदी में विकास का प्रयास योगदान दिया है। आर्य समाज संस्थान का स्वामी विवेकानंद संस्थापन, ठीक है। और आधुनिक भारत की हिंदी कविता भारतेनु युग और पुनर्जागरण, तो ये है। भारतेनु युग बहुत अच्छे इंसान थे, ये कम उम्र तक ही जीवित रहे थे, मतलब छोटी सी एज में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये उनकी कुछ पंक्तियों के भी यहाँ पे लिख रखे हैं। आधुनिक काल भी एक थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो अगर ये सब हिंदी साहित्य के ही एक साथ में जुड़े हुए हैं, जैसे भक्ति काल, आधुनिक काल, रीति काल, सारे एक साथ में ऐसे जुड़ रखे हैं, ठीक है। तो आज से मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया है। कल मैंने थोड़ा किया था, बीच में रह गया था, तो आज और कर लेंगी। फिर बस जीके, फिर थोड़ा इंडियन जीके और वर्ल्ड जीके, वो दोनों चैप्टर साथ में लेती हूँ, ताकि थोड़ा रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो अब चौहान वंश का टॉपिक है वो कर रही हूँ। एक लीजिए, ये अजमेर की शाखा का प्रारंभ, ये उनकी कुल देवियों के नाम, ये आईचतपुर नागौर के साइड, जंगल प्रदेश की राजधानी है आईचतपुर। वो अभी मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया है, देखते हैं ये कितने घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट होता है। कंप्लीट करने के साथ साथ ये भी याद रखें कि ये आप इसको कितना समझ पाए हैं, आपको कितना याद हुआ है, ये भी देखिए। अगर एक बार नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ में आया, तो दूसरा आप पढ़ लीजिए उसको। अगर दूसरे पढ़ने के बाद आप खुद उसके नोट्स निकाल लीजिए, जो आपको शॉर्ट से लगे एकदम सही से, उसको अंदर एक पेज में लिख के, और फिर आपको ये लगे कि हाँ ये मैन है, तो फिर वो आप रोज़ डेली पढ़ लीजिए। तो अब आए हैं किचन के अंदर। आज बनाएंगे गाजर की चटनी। वो रहती छोटे छोटे गाजर को काट के हाथ दर्द हो रहा है, पूरा रेड हो गया। यहाँ से आटा गूंथ लिया है, इसके साथ हरी मिर्च जरूर डालना, बहुत अच्छी बनेगी सब्जी। बस अब रोटी बनाने की तैयारी है, फिर स्टडी करते हैं। घर का काम करना भी ज़रूरी होता है पढ़ाई के साथ साथ। ये देखो सब्जी अच्छी बनी है ना, तेल छोड़ देते हैं, फिर पक जाती है। तो मनी मेरे लिए गाना गा रहा है ना, गाना मनी। ओ आई लव यू मम्मी। ओ थैंक यू। किसने सिखाया आपको ये? शर्ट देखो। हाँ मनी की शर्ट देखो। ये अब देखो मेरे को बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करने देता मनी मम्मा को। खाना खा लिया ना आपने? मम्मा ने खाना बनाया। मम्मी ये फाट गई। ये फाटेगी? फाटेगी क्या होता है रे? फट गई? नहीं फटी, देखो नहीं फटी ना, बिल्कुल भी नहीं फटी है। सर्दियाँ आने वाली है ना, इसलिए ऐसे पहन रखी है, ठीक है। मम्मी खोल दो। और खोल दो। आपने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, देखो जीन्स पहन रखी है, पापा की जैसी शर्ट पहन रखी है। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? ओके। ये मम्मा की बुक्स है ना, इतनी बड़ी हुई क्या। चलो अब आप बाहर खेलो, ठीक है। ना यस 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 ओके। तो चौहान वंश है, जो पहले जो अजमेर, सांबर, जालोर, रणथंभौर, सिरोही, नाडोल, इनकी जो ये है, ये चारों, ये ऊपर फुल वाले ये याद कर लेना। और
फिर साम्राज्य में चौहान के जो मेन हैं, बस गोत्र ब्राह्मण, ये नैनजी सूर्यमल मिश्रण, ये अग्निकूट के सिद्धांतों को बताते हैं। और ये बिजोले शिलालेख, ये जरा तो मैन होने के बस गोत्र ब्राह्मण कहलाती हैं। और दूसरा ये याद कर लेते हैं, कहाँ गया, सुधा माता अभिलेख के अंदर महर्षि वरिष्ठ की संतान बताया गया है, ये भी देख लेना। और इंद्र का वंशज, ये देख लेना। और ये जो कायम का रासों ने चंद्रवती के लेख के चौहानों को ब्राह्मण वंश बताया गया है, और ये लेख माउंट आबू की साइड में है। और ये जो चौहानों की कुल देवी है, ये इनका नाम लिखा हुआ है। ये सांबर के, ये अछूतपुर, ये नागौर के साइड है, ये बताया गया है, जंगल प्रदेश। और इस कारण ही 1.25 लाख लोगों को संपात लक्ष्य भी कहते हैं। तो ये 1.25 लाख लोगों को क्या कहते हैं, संपात लक्ष्य। और सांबर चौहान के समृष कहते हैं। और ये जो जया नायक है, उन्होंने चौहान वंश को चामान भी कहा है। तो ये किस किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ है, फिर भी आप देख लेना, कहीं लिखा, मतलब किसी नोट्स के अंदर लिखा हो तो ठीक है। और ये थोड़ा बहुत है जो पढ़ो तो ठीक है, वरना चलता है। ये आदि पुरुष, मूल पुरुष ये है। और अभी बिजोले शिलालेख जो पहले बता चुकी हूँ, जिसके अंदर शिलालेख जो क्या मिले वो भी देख लीजिए। ये हर्षनाथ चौहानों को इष्ट देव कहते हैं। और गुवक ये प्रथम, ये दुर्लभ राज का पुत्र था। दुर्लभ राज ने वत्साध्य के सहयोग से मध्य प्रदेश पालों की विजय प्राप्त की थी। ये लिखा है, मैंने जया नायक ने चामान कहा है, गुवक ने दुर्लभ राज का पुत्र जो प्रथम स्वतंत्र शाखा का हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। ये देखिए, गुवक हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया है। तो कोई चीज़ है जो नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो गुवक दीजिए कनौज भोजराज की बहन के कला, ये जो मैन है, मैंने वही भी पढ़ा है, जो आप भी देख लीजिए। मैन है वो विग्रहराज द्वितीय। ये जयन आय चंद्रशेखर के अनुसार इसने मूल राज चालुक्य को परास्त किया था। ये देखिए, इसने बटोज कुलदेवी आशापुरा मंदिर का निर्माण करवाया था, ये इसमें नहीं लिखा था। और दुर्लभ द्वितीय है, गोविंद द्वितीय इतना याद रखिए। इसकी उपाधि वेरीगढ़ की दे रखी है। वेरीगढ़ का मतलब होता है शत्रु का संहार, ठीक है। और बाजी राजा का इसकी ये भी दे रखा होता है सन, ये भी दे रखा है सन, ठीक है। और अजय राज के पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए, या फिर इतना पूरा डिटेल में तो मैं भी अब आपको पढ़ा के नहीं दिखाऊंगी। पर अजय राज को तुर्क शहाबुद्दीन को हराया और मालवा नरवर्मन को हराया था, ठीक है। और अजय मेरू दुर्ग का निर्माण राजस्थान को नाका कहा जाता है। और 1113 के अंदर अजय राज ने दुर्ग बनाया था, इसे गठपिटली का दुर्ग कहते हैं। और पत्नी तारा के नाम से जाना जाता है। और इसमें रूठी रानी रही थी। ये मालव की रूठी रानी उमा दे यही है, जिसे रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जिसे अनुराज को देख के, और जो मतलब अनुराज को देख के अजय मेरू जंगल चले गए थे। जो सोमलत के नाम से उन्होंने सिक्के भी चलाए थे, जो उनकी पत्नी, और वो चांदी के सिक्के थे अजय ने। और कुछ रजत के सिक्के भी मिले थे, पर इसके अंदर रजत के सिक्के इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो किताब के अंदर नहीं होती है, तो अभी आप नोट्स के अंदर या यूट्यूब के अंदर देख के फिर ही उसके अंदर किताब में साइड में लिख लीजिए, ताकि आपको याद रहे। या फिर कोई पेज के नोट्स आप ध्यान रखें कि साइड में चिपका के फिर देखिए, ठीक है। तो इसका आधा टॉपिक हम कल कर लेंगे, क्योंकि हर चीज़ अपन थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आएगी। जो थोड़ा मैन होता है ना, वो भी पढ़ा करें आप, ठीक है। तो पदबंध देख लीजिए, जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर, तो पदबंध का टॉपिक एकदम छोटा ही है, लेकिन नोट्स के अंदर वो सबके अंदर बड़ा दे रखा होता है। देखिए, बहुत छोटा यहाँ तक ही है। तो इसकी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण की संज्ञा मैंने पूरा दे रखा। अगर आप चाहोगे तो मैं टेलीग्राम के अंदर सेंड कर दूँगी, क्योंकि मैं अपने नोट्स ही पढ़ती हूँ, गाइड नहीं लेती हूँ पढ़ने के लिए। तो है मेरे पास, पर मैं गाइड नहीं लूँगी, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। और सुबह मैं साइको की पढ़ती हूँ, तो उस टाइम मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि साइको सुबह मेरी आदत है सुबह जल्दी उठ के साइकोलॉजी पढ़ने के लिए। तो सुबह ही साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए, ताकि याद रहता है, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपनी पढ़ाई पे ज़रूर ध्यान दें, ठीक है।